नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मोहब्बत का इम्तिहान। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। शादी के उस खुशियों भरे आंगन में सभी उसे ही पलट पलट कर देख रहे थे। गोरा रंग, सुतवा नाक, लंबे बालों की चोटी जो उसके कमर से नीचे तक आ रही थी, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और लंबाई 5.25 फुट से भी ज़्यादा। सोने पर सुहागा ये था कि वो बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की लड़की थी। बड़ों का मान सम्मान करना उसके भोले स्वभाव की खासियत थी। शादी में पूरे समय में वो कामों में ही व्यस्त रही थी। अपने दोस्त की बहन की शादी में आया रोहन उसे देखता ही रह गया था। रोहन पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करने वाला 26 वर्षीय बेहद स्मार्ट पर्सनैलिटी का लड़का था। ये शादी उसके जिगरी दोस्त नीरज की बहन की थी, जिसमें वो कल से ही शामिल था। आज सुबह ही वो लड़की मेहमानों के साथ आई थी और पूरे घर में छा गई थी। रोहन उसकी खूबसूरत मुस्कान और मीठी आवाज़ पर मर मिठा था। रोहन अब हर चीज में बेपरवाह मीना को ही छुप छुप कर देखने लगा था। मीना को कई बार लगा कि कोई उसे छुप कर देख रहा है, पर वो इसे अपना भ्रम समझकर शादी में व्यस्त रही थी। शादी से आने के बाद रोहन ने तीसरे दिन ही अपने दोस्त नीरज को अपने घर बुलाया। उसके आते ही रोहन सीधे नीरज को अपने कमरे में ले आया था। यार देख तो जरा, कौन है ये? तुम्हारी बहन की शादी में आई थी ना? ये तो मीना है, मनोहर अंकल की बेटी, मेरे पापा के दोस्त की इकलौती बेटी है। पर तुम्हारे पास इसकी तस्वीर? वो नासमझों की तरह रोहन को देखने लगा था। ये तेरी बहन की शादी में आई थी ना, तो मैंने छुप के उसकी तस्वीर खींची थी। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी यार, मुझे इससे शादी करनी है। तू कोई रास्ता निकाल और मेरी शादी इससे करवा। अब सब कुछ तू ही कर सकता है, वो खुशामद करते हुए बोला था। क्या? वाह बेटा, अभी तक तो 50 लड़कियां छांट चुके हो और अब एक रात में ये इतनी पसंद आ गई। नीरज हंसकर बोला था। देख नीरज, तू मेरा एक ही तो दोस्त है जो मुझे अच्छे से समझता है। तू तो जानता है कि मुझे सुंदरता के साथ साथ सरल स्वभाव की लड़की की तलाश है। मैं अगर थोड़ा गुस्सा भी करूं तो वो हंसकर उसे सहन कर ले। मेरे नाराज होने पर हमेशा मुझे मना लिया करे, और सबसे बड़ी बात कि बाकी सबकी पत्नियों की तरह मुझसे कभी लड़ाई नहीं करे। यार, इस लड़की से मुझे वो सारे गुण नज़र आते हैं जो मैं अपनी वाइफ में चाहता हूँ। वो नीरज का हाथ थामे बोला था। वाह बेटा, तेरी ये मासूम सी ख्वाहिशें। और वो हंसने लगा। नीरज, तू मेरे घर में सबको बता और इस लड़की के घर भी बात चला ना। क्या दोस्त होने के नाते मेरी इतनी मदद नहीं करेगा? उसे हंसता देखकर गुस्से से बोला था। ठीक है, अब मैं तुझसे तभी बात करूँगा जब तू इससे मेरी शादी तय करवाएगा, वरना भूल जाना कि कोई रोहन तेरा दोस्त भी था। यदि मेरी शादी होगी तो बस मीना से, वरना नहीं होगी। कहते हुए अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वो वहाँ से निकल गया। रोहन की माँ चाय लेकर आ रही थी। उसे जाता देखकर आवाज़ देने लगी, पर वो अपनी गाड़ी लेकर चलता बना। नीरज हंसते हुए बाहर आने लगा था। इस लड़के को अब किस बात पर गुस्सा आ गया? जब तक तुम नहीं आए थे पागलों की तरह पूरे घर में टहल रहा था, और अब तुम्हें अकेले छोड़कर भाग गया। सीता जी नीरज को चाय थमाती बोली थी। आंटी, उसे जाने दीजिए, उसके दिमाग में इश्क का भूत सवार हो गया है। कुछ हवा पानी खाएगा तो खुद सही हो जाएगा। आप मेरे पास बैठिए, आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। उनका हाथ पकड़े नीरज अंदर ले आया। अपने दिल को थामकर बैठ जाइए आंटी, मैं जो बताऊंगा ना उससे आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। आपको आपकी बहू मिलने वाली है जिसे रोहन ने पसंद कर लिया है। क्या? सच में? वाकई में खुशी से उनका चेहरा चमक उठा था। अरे कौन है वो लड़की? पता तो चले। तुम जल्दी से मुझे उस लड़की का परिचय दो, मैं रोहन के पापा से बात करती हूँ। नीरज चाय पीते हुए
उनको अपने मोबाइल में बहन के शादी में खींचे गए फ़ोटो में से मीना का फ़ोटो दिखाने लगा था। वो फ़ोटो देखकर खुश हो गई और बोली, कौन है ये लड़की? बहुत सुंदर है। इसकी और मेरे रोहन की जोड़ी खूब जचेगी। पर क्या आंटी? नीरज बेटा, तू तो रोहन का स्वभाव जानता ही है, बेहद जिद्दी है वो। अपनी जिद के सामने किसी की बात नहीं सुनता। अभी तक इसने कितनी लड़कियों की फ़ोटो देखकर इनकार कर दिया है। कई तो मुझे भी बहुत पसंद थी, पर रोहन की जिद के आगे मेरी एक नहीं चली। अब इसने खुद ही इस लड़की को पसंद कर लिया। क्या ये लड़की हमेशा रोहन को बर्दाश्त कर सकेगी? कहते हुए सीता देवी उदास हो जाती हैं। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, उसे एक लड़की से ही शादी करनी है ना, इसलिए आज तक वो इतनी लड़कियां छांटता रहा, पर अब इसे अपनी मनपसंद लड़की मिल चुकी है। अब रोहन इसी से शादी करेगा। नीरज हंसते हुए बोला था, आंटी, मीना बहुत अच्छी लड़की है। ये बेहद शांत स्वभाव की और बड़ों का मान सम्मान करने वाली लड़की है। इसे गुस्से तो कभी आता ही नहीं। मुस्कान हर वक्त इसके चेहरे से लिपटी होती है। इसने अपनी माँ को सारे काम काज से मुक्त कर दिया है और पढ़ाई के साथ साथ खुद ही पूरा घर संभाल कर रखती है। मनोहर अंकल इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मेरा दोस्त तो लाखों में एक है, हैंडसम है, अच्छा कमाता है। ये रोहन को संभाल लेगी। बस आप अंकल से बात कीजिए। मैं अपने पापा को मनोहर अंकल से बात करने को कहता हूँ। वो समझाते हुए बोला तो सीता देवी जी की टेंशन कुछ खत्म हुई थी। ठीक है नीरज बेटा, तुम लड़के वालों तक खबर पहुँचा दो। मैं रात में ही रोहन के पापा से बात करती हूँ। वो हौले से मुस्कुराती हुई बोली। फिर कुछ देर बाद नीरज चला गया था। सीता जी ने रोहन के पापा रमाकांत जी को रात में सारी बात बताई तो वो भी खुश हो गए थे। अच्छा तो है, हमें लड़की ढूंढने की मेहनत से छुटकारा मिल गया। नीरज के पापा और मीना के पापा आपस में मित्र थे, जिस कारण उसकी बहन की शादी में वो लोग शहर आए थे। दूसरे दिन नीरज के पापा ने मनोहर जी को फ़ोन से सारी बात बता दी थी। वो रोहन के बारे में सब कुछ बताकर जल्दी ही रिश्ता लेकर जाने की बात भी बोले थे। ठीक है, मैं कल ही रिश्ता लेकर जाता हूँ। लड़का और परिवार अच्छा है तो मुझे मीना की शादी वहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है। मनोहर जी प्रसन्न होकर बोले थे। घर बैठे अगर बेटी को इतना अच्छा लड़का मिल रहा हो तो एक पिता को क्या आपत्ति होगी। दूसरे दिन मनोहर जी रोहन के घर गए थे। वहाँ उनका काफ़ी आदर सत्कार किया गया। रोहन किसी काम से बाहर निकल रहा था तो रमाकांत जी ने उसे बुलाकर मनोहर जी से मिलवाया। ये मेरा बेटा रोहन है, अभी छुट्टियों में घर आया हुआ है। वो उनके पैर छू कर निकल गया। 6.5 फीट लंबाई, गोरा रंग, मोहक चेहरा और कसरती बदन देखकर मनोहर जी बेहद खुश हो गए थे। उन दोनों के बीच सारी बातचीत लगभग में तय ही हो गई थी। खाना पीना होने के बाद मनोहर जी शाम ढले अपने घर लौट आए। मनोहर जी घर आकर मीना की माँ को खुशी से बताने लगे थे, लड़का तो बहुत अच्छा है, हमारी मीना के साथ बेहद जचेगा। रमाकांत जी भी काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं। उनके घर में बस वो दोनों पति पत्नी और रोहन है। उनकी तीनों बेटियां शादीशुदा हैं। उनकी फैमिली काफ़ी छोटी सी है। हमारी मीना खुश रहेगी। मैं कुछ दिनों में राकेश से बात करके शादी तय कर देता हूँ। आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए। मीना की माँ वो अपने बड़े बेटे का नाम लेते हुए बोले थे। मीना की माँ की आंखें भर आई थी। अरे आप क्यों उदास हो रही हैं? सारे माँ बाप को अपनी बेटियों को एक दिन विदा करना पड़ता है। अपना दिन याद है ना आपको? आप भी तो अपना घर द्वार छोड़कर मेरे साथ 7 फेरे लेकर यहाँ आ गई थी। अब रोना धोना छोड़िए, हमारी तो एक ही बेटी है, हमें इसे खुशी खुशी विदा करना है। कुछ दिनों में एक दूसरे के परिवार वालों को मिलना मिलाना हुआ। दोनों परिवार वाले अच्छे और सीधे साधे थे, इसलिए बात बनते देर नहीं लगी और जल्द ही शादी तय हो गई। पर मीना के फाइनल एग्ज़ाम के बाद जो 6 महीने बाद होने थे
रोहन की छुट्टियां खत्म हो रही थी। वो चाहता था जाने से पहले मीना से अकेले में एक बार मिले और बातचीत करे, पर ये चीज़ें मीना के पापा को पसंद नहीं थी। उसने रोहन को अपने मन की बात बताई तो उसने मीना के छोटे भाई गोलू को पटाया और रोहन के मन की बात बताई। वो काफ़ी खुशामद करवाने के बाद अपनी माँ को सारी बातें बताने को तैयार हुआ था। फिर मीना की माँ तैयार हो गई थी, पर बातचीत करना संभव नहीं था। वो बस मीना को दूर से ही देखने की बात पर ही राजी हुई थी। इसीलिए आज रोहन उसे कॉलेज टाइम में देखने आने वाला था। बेचारे को उसे दूर से देखकर ही संतोष करना था। मीना को माँ ने सब कुछ समझा दिया था। घबराहट से उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। वो गोलू के साथ बस स्टॉप पर जाकर अपने कॉलेज जाने वाली बस में बैठ गई थी। अगले स्टॉप पर बस रुकी तो जया चढ़ गई थी। वो दोनों रोज उसी बस से आती जाती थी, जिससे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। मीना ने उसे अपनी सीट पर ही थोड़ी जगह देकर बिठा दिया था। बगल वाली सीट पर एक हेल्दी औरत बैठी थी। उसे 2 सीट की जरूरत थी, पर इन दोनों ने एक ही सीट पर बैठकर उसे परेशान कर दिया। सारा रास्ता वो दोनों बातचीत करती रहीं और बगल वाली गुस्से से बड़बड़ करती रही। शहर आ गया था। दोनों उतरकर कॉलेज की ओर चल दी, जो 5 मिनट की दूरी पर था। मीना क्लास में बैठी हुई रोहन के बारे में सोच रही है, जो आज उसे देखने आने वाला है। वो दोनों वापसी में बस स्टैंड के पास खड़ी थी। बस आने में अभी 10 मिनट समय बाकी था। तभी मीना की नज़र बस स्टैंड के पास बाइक पर बैठे 2 लड़कों पर नजर गई थी। एक तो नीरज भैया है और दूसरा लड़का कहीं वो तो नहीं है। ये सोचते ही उसकी हथेलियों में पानी आने लगा था। वो लड़का एकटक मीना को देखे जा रहा था। वो समझ गई कि यही रोहन होंगे। उसको एकटक अपनी ओर देखता पाकर मीना की नजरें भी उससे जा टकराई थी। रोहन की प्यार भरी नज़रों की गर्मी को वो ज़्यादा देर सहन नहीं पकड़ पाई और घबरा कर अपनी नज़रें झुका ली थी। आज मैं बस का इंतज़ार नहीं कर पाऊंगी जया, माँ ने जल्दी आने को कहा है। वो बहाना बनाते हुए उससे बोली, ठीक है तू ऑटो पकड़ ले, मैं बस का इंतज़ार करती हूँ। उसे गौर से देखती जया बचती हुई बोली, मीना क्या हुआ तुझे, इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, बस मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही है, मैं घर जाकर नहा लूँगी। ठीक है जया, मैं जाती हूँ। मीना घबराती पास से गुजरते ऑटो को इशारे से रोककर बैठ गई थी। चलो भैया, मनिकपुर चौक ले चलो, ऑटो वाले को बोलकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। रोहन की प्यार लुटाती नज़रों ने उसके दिल की रफ्तार बेहद तेज कर दी थी। वो पसीने से लथपथ होने लगी। ऑटो वाले ने अपनी चाल तेज की तो मीना को बेहद राहत मिली थी। तभी ऑटो के पास से नीरज ने अपनी गाड़ी निकाली थी। उसके पीछे पीछे बैठे रोहन ने उसे पलट कर देखा था। मीना की नज़रें एक बार फिर से रोहन से जा टकराई थी। रोहन ने मुस्कुराकर उसे बाय कर दिया। इस बार मीना भी शर्मा कर मुस्कुरा दी और अपना हाथ हिला दिया। नीरज ने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर ली और फिर वो दोनों दूसरे रास्ते मुड़ गए थे। रास्ते भर मीना रोहन के बारे में सोचती रही। उसे वो बहुत पसंद आया था। हर लड़की की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि जिससे भी उसकी शादी हो वो अच्छे स्वभाव का हो, प्यार थोड़ा सा कम भी करे तो चलेगा, पर उसे समझने वाला हो, उसे अपने कदमों के साथ दिल में भी जगह देने वाला हो। एक अच्छी बेटी होने के कारण उसे अपने पापा पर पूरा विश्वास था कि वो उसके लिए जो रिश्ता तय करेंगे अच्छा ही होगा। फिर समय बीतने लगा। इधर मीना पढ़ने में व्यस्त हो गई थी और रोहन अपने काम में व्यस्त था। पर रोहन रोज रात को मीना के फोटो देखता और उससे अपने दिल की बात करता। वो बीतते समय में जब भी घर आ गया मीना से मिलने के लिए बेचैन रहा, पर बात नहीं बनी थी। एक बार जब वो घर आया तो उसने नीरज को फ़ोन करके पार्क में बुला लिया। यार तू अपने फ़ोन से मेरी बात मीना से करा दे, मैं बहुत बेचैन हूँ। उसकी आवाज़ सुनने के लिए हाल चाल पूछने के बाद वो बेताबी से बोला था, यार तू भी ना
अब तो मात्र 1.5 महीने ही बचे हैं तुम्हारी शादी में। वो हंसकर बोला तो रोहन मुंह फेर कर जाने लगा था। अच्छा ठीक है बाबा, नाराज मत हो, मैं फ़ोन लगाता हूँ। उसने पीछे से रोहन को खींचकर बेंच पर बैठाया। वो खुशी के से मुस्कुरा उठा। हेलो मीना, कैसी है तू? और सब बढ़िया है ना? अच्छा सुन मीना, तेरे आसपास कोई है तो नहीं ना? रोहन तुझसे बात करना चाहता है। नहीं भैया, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। माँ से पूछे बिना मैं कुछ नहीं करती, और वो अभी सो रही हैं, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। ये भोली तो कहीं से नहीं लगती है नीरज, तूने कहीं झूठ तो नहीं कहा मुझसे? रोहन गुस्से से बोलता है। अरे यार, हमारे यहाँ अभी भी शादी से पहले लड़का लड़की से बातचीत करने मिलने जुलने पर रोक लगी हुई है, और यही सब बातें उसके दिमाग में कूट कूट कर भरी हुई हैं। हंसकर वो रोहन को देखता बोला, जिसके चेहरे पर मायूसी के साथ नाराजगी भी थी। वो मीना से बात करने के लिए बेचैन हो रहा था, पर नीरज को भूख लगी थी। चल अभी मुझे कुछ खिला, तेरे चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया है। ठीक है, चल किसी होटल में चलते हैं, बोलता वो उठ गया था। दोनों पार्क के बाहर लगी अपनी अपनी बाइक से निकल पड़े थे। कुछ ही दिन की बात है मीना, फिर तो तुम मेरी बन जाओगी, तब गिन गिन कर मुझे सताने के सारे हिसाब लूँगा, मन में सोचता। वो उसकी सूरत को याद करने लगा था। रोहन के लिए ये 1.5 महीने बहुत ही मुश्किल से कटे थे। देखते देखते ये 35 दिन भी निकल गए, और वो अपनी शादी से 10 दिन पहले ही घर आ गया था। मीना की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। अब वो माँ के कहने पर अपने साथ ससुराल ले जाने के लिए सिलाई कढ़ाई में लग गई थी। रमाकांत जी ने मनोहर जी को फ़ोन करके अपने घर बुलाया था। अब वो दोनों शादी के लिए सारी छोटी बड़ी बातचीत फाइनल करने वाले थे। शादी में अभी 9 दिन बाकी था, पर सारी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। रोज रोज शादी की मार्केटिंग करके मीना बेहद थक गई थी। उसके भैया भाभी भी शहर से आ गए थे। उनके 2 साल के बेटे किट्टू के साथ गोलू और मीना की खूब मस्ती चलने लगी थी। ये बच्चे जैसी हरकतें करती लड़की कहीं से भी ससुराल बसने लायक नहीं लगती है। ना जाने इसका क्या होगा। मीना की माँ सर पकड़े चिल्लाती रहती, पर वो दोनों सारा दिन घर में उछल कूद मचाए किट्टू को भी परेशान करके रख देते थे। छोड़िए ना माँ जी, हमारी मीना सब संभाल लेगी, आशा ने मुस्कुरा कर अपनी सास को कहा था। उसे अपनी इकलौती ननद जान से भी प्यारी थी। अभी के गिने चुने दिन मीना जितना खुलकर बचपना कर ले, बाद में तो जिम्मेदारियां सर पर पड़ते ही सब बचकानी हरकत छोड़ ही देगी। हाँ बहू, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वो भी उदासी से मुस्कुरा दी थी। अपनी माँ और भाभी की बात सुनकर हंसती मीना कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती थी। आज उसकी तीनों नंदे आने वाली थी, जिसके साथ बाजार जाकर मीना को शादी का जोड़ा खरीदना था। वो तैयार हो रही थी कि माँ ने आवाज़ लगाई, मीना जल्दी कर, वो लोग आ गई हैं। बाहर गाड़ी में सब बैठी हुई हैं। मीना जल्दी से बाहर आई और अपना बैग लिए भाभी के पास पहुंची थी। भाभी, कम से कम आप तो मेरे साथ चलिए, मुझे अकेले घबराहट हो रही है। पगली, घबराती क्यों है? वो सब तेरे अपने हैं, अब हमसे ज़्यादा तुम्हें उनके साथ ही रहना है। जल्दी जा, वो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। भाभी मुस्कुराकर उसका माथा चूमती दरवाजे तक छोड़ आई थी। वहाँ से गोलू ने उसे गाड़ी तक पहुँचाया था। मीना मरे मरे कदमों से अपने छोटे भाई का हाथ थामे बढ़े जा रही थी। अपनी तीनों बहनों को लेकर रोहन ही आया था। मीना उसे देखते ही घबरा उठी थी। उसके माथे पर पसीना छलक उठा था, पर रोहन की आंखों में खुशियों के अनगिनत दीप जगमगाते लगे थे। वो इतने दिनों से अपनी तरसती नज़रों को खुलकर मीना को देखने की इजाज़त दे चुका था। दी, आप जाओ, मैं खेलने जा रहा हूँ, गोलू बोलता अपना हाथ छुड़ाने लगा था। गोलू, तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे ढेर सारी चॉकलेट खरीद कर दूंगी। मीना कांपती उसे घूस भी ऑफर कर चुकी थी।
नहीं दी, आज हम लोगों का फाइनल मैच है और मैं अपनी टीम का फास्ट बॉलर हूँ। अगर मैं नहीं पहुँचा तो सब मुझे डरपोक कहेंगे, इसीलिए आप जाओ अपने काम से, मैं तो चला मैच खेलने। वो तेजी से हाथ छुड़ाकर भाग गया था। मीना अब लाचारी से अपनी तीनों नंदों को देखने लगी थी। तीनों नंदे पीछे की सीट पर बैठी थी। वो तीनों उसे आगे रोहन के पास बैठने का इशारा की थी, पर वो सर के इशारे से मना करती, पीछे बैठने का इशारा करने लगी थी। तब तक रोहन आगे का गेट खोल चुका था। अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए आगे बैठ गई थी। आप ठीक हैं भाभी, हमारे घर आने की सारी तैयारी हो गई है ना? सबसे छोटी वाली ननद श्यामा ने उससे कहा था। जी हो रही हैं, वो धीरे से बोलकर सर झुका ली थी। रोहन गाड़ी चलाते हुए उसे तिरछी निगाहों से देखता भी जा रहा था और मीना शर्म से खुद में सिमटने लगी। नीले सूट पर हरा दुपट्टा, कानों में बड़ी बड़ी बालियां, आंखों में हल्का काजल और होठों पर गुलाबी लिपस्टिक। मीना के इस रूप को देखकर रोहन के होश उसका साथ छोड़ने लगे थे। तीनों बहनें अपने जिद्दी भाई का ये प्यार भरा रूप देखकर पूरे रास्ते हंसती रही थी। वो सब बाजार पहुंचकर एक मॉल में गए थे। तीनों बहनें मीना और रोहन को साड़ी के स्टैंड पर ले गई थी। रोहन, अब तुम और भाभी सब कुछ अपनी पसंद का तय करके रखो, तब तक हम तीनों भी अपनी खरीदारी कर लेती हैं। बड़ी दीदी ने कहा। ठीक है दीदी, आप तीनों अपने अपने बच्चों के लिए मेरे तरफ से भी नई ड्रेस पसंद कर लीजिएगा। रोहन बोला तो वो सब मुस्कुराकर हाँ कर दी और दूसरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ कोई नहीं है भैया भाभी, आप दोनों अब खुलकर अपनी पसंद के कपड़ों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। रोहन की सबसे छोटी बहन श्यामा मुड़कर आई और उन दोनों से कहकर चली गई। मीना के गाल शर्म से लाल होने लगे थे। आओ मीना, पहले तुम्हारी साड़ी पसंद करते हैं, फिर तुम मेरे लिए पसंद कर देना। उसके शर्मीले रूप को नज़र भरकर देखने के बाद रोहन ने कहा और साड़ियों के स्टोर की तरफ बढ़ गया। मीना उसके साथ कदम मिलाकर चल पड़ी थी। वहीं कुछ दूरी पर जया अपने भाई के साथ कपड़े खरीद रही थी। अचानक उसकी नज़र मीरा पर पड़ी। वो खुशी से उसका नाम लेकर चिल्लाती थी और दौड़ती उसके पास चली गई। अरे मीना, तू यहाँ क्या कर रही है? जया, मेरी शादी तय हो गई है तो शादी के कपड़े खरीदने आई हूँ, वो अटक अटक कर बोल रही थी। मीना की बच्ची, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, चुपचाप शादी भी कर रही है और मुझे बताया तक नहीं, वो चिल्ला पड़ी। मीना बस मुस्कुरा कर रह गई थी। पर यार, पर तुझे तो मैंने अपनी भाभी बनाने का सोचा था। खैर छोड़, अच्छा बता कौन है वो खुशनसीब जिससे तेरी शादी हो रही है? वो बेहद उदासी से बोली थी। उसके पीछे ही उसका भाई आशीष भी वहाँ आ गया था। वो मीना को बहुत गौर से देखने लगा था। रोहन को आशीष की ये आदत अच्छी नहीं लगी थी, पर जया की बात पर वो गुस्से में भी मुस्कुराते हुए बोला था। जया जी, मैं हूँ वो खुशनसीब, मीना की शादी मुझसे ही हो रही है। वाह जी, तो आप हैं वो जनाब, आप दोनों की जोड़ी तो बेहद कमाल की है। मेरी तरफ से आप दोनों को शादी की बधाई हो। वो खुशी से बोली तो रोहन भी मुस्कुरा दिया, पर मीना के चेहरे पर सतरंगी रंग खिल पड़े थे। मेरी तरफ से भी आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो मीना जी। जया हमेशा आपकी बातें करती रहती थी, मीना ये मीना वो। इसकी बातें सुन सुन कर मुझे लगता ही था कि आप बहुत सुंदर होंगी, पर आप मेरी उम्मीदों से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आशीष उदासी भरे आंखों से बोला था। रोहन का दिल गुस्से से भर उठा था। ठीक है, आप लोगों से फिर बातें होंगी, अभी हमें शादी की खरीदारी करनी है, हम चलते हैं। मीना जी, एक बात बोलना चाहता हूँ, आप इजाज़त दे तो बोलूँ? आशीष ने जाते जाते उससे कहा। वो रोहन की तरफ देखने लगी थी। हाँ बोलो आशीष, क्या बात है? रोहन खुद ही बोल पड़ा था। रोहन जी, मैं एक पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और आर्ट गैलरी चलाता हूँ।
कल मेरी कुछ नई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ आप दोनों वहाँ ज़रूर आएं। वो अपने पॉकेट से निमंत्रण पत्र निकालने लगा था। अभी तो हमें शादी की बहुत सारी खरीदारी करनी है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आने की। ठीक है, अब हम चलते हैं। रोहन ने कार्ड उसके हाथों से ले लिया था और चल पड़ा। मीना हाथों को हिलाकर जया को बाय बोली, जिस पर वो दोनों ही उसे बाय करने लगे थे और रोहन ये देखकर जल भुनकर कोयला बनने लगा था। फिर वो मीना को दूसरे सेक्शन में ले गया था। वहाँ डिजाइनर साड़ियों की न्यू कलेक्शन दिख रही थी। वो अपनी पसंद से उसके लिए कुछ साड़ियाँ और शादी का लहंगा पसंद करने लगा, जो मीना को भी बहुत पसंद आई थी। फिर रोहन मीना से अपने लिए कपड़े पसंद करने को बोला। इसी तरह पूरी खरीदारी होने के बाद सब रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने के बाद घर रवाना हो गए थे। वो सब मीना को उसके घर छोड़कर वापस शहर लौट गए थे। रात में 10:30 बजे जब मीना सोने आई थी तो उसका फ़ोन बज उठा था। वो अनजान नंबर देखकर कॉल काट दी थी, पर फ़ोन फिर से आया था। वो फिर काट दी थी। इसी तरह 4-5 बार कॉल काटने के बाद वो गुस्से से फ़ोन उठा ली थी। कौन बोल रहा है? इतनी रात को दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा नंबर कहाँ से मिला तुमको? मैं हूँ मीना। रोहन मध्यम सी जज्बात से भरी आवाज़ आई थी। आप इतनी रात को फ़ोन क्यों किए? पापा, माँ या भाभी सुन लेंगी तो? वो घबरा कर अपना गेट लॉक करने लगी थी। देखो मीना, 5 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। क्या मैं तुमको पसंद नहीं हूँ? तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? पहले भी मैंने नीरज के फ़ोन से तुमसे बात करनी चाहिए, पर तुमने मना कर दिया था। सारी शिकायतें करता वो नाराज़ सा बोला था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब कैसी बात है? आज मुझे जानना है, बताओ तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती हो? वो हट गया था। कल सुबह में बात करेंगे रोहन जी, वो मिमियाती आवाज़ में बोली थी। उसके माथे से पसीना फूट पड़ा था। नहीं, मुझे अभी जानना है। और सुनो, अगर तुमने मेरा फ़ोन काटा ना तो मैं अभी के अभी तुम्हारे घर आ जाऊंगा, फिर तुम सबको जवाब देती रहना। वो अब धमकाने भी लगा था। मीना की हंसी छूट गई थी। उसकी मीठी सी हंसी सुनकर रोहन ने अपना सीना थाम लिया था। बोलो ना मीना, अगर मुझसे कोई नाराज़गी है तो बता दो ना, मैं अपनी गलती ठीक कर लूँगा, पर इस तरह मुझसे भागती मत रहो। वो मुझे शर्म आती है। और फिर मेरे पापा को ये शादी से पहले लड़का लड़की का बातचीत करना पसंद नहीं है। तो और क्या? बोलो। मुझे घबराहट होने लगती है। किससे? आपसे, आपकी गहरी आंखों से, जिसे देखते ही मुझे डूबने का एहसास होने लगता है। वो हिम्मत करके बोली थी। अच्छा, ऐसी बात है? वो मीना की मासूमियत पर खुलकर हंसा था। पर अब तो 7 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी मीना, फिर मेरी यही आंखें तुम्हें हर पल अपने अंदर डुबोए रखेंगी। तब कहाँ भागोगी? नहीं प्लीज़, मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म आएगी। वो कांपती आवाज़ में बोली थी। ठीक है, चलो दूसरी बातें करते हैं। खाना खा लिया तुमने? उसने अब मीना को परेशान करना छोड़कर नॉर्मली बातें करना शुरू कर दिया था। हाँ, आपने खाया? हाँ, खाकर सोने आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन किया तो श्यामा के फ़ोन से नंबर चुराकर तुम्हें फ़ोन लगा लिया। इसी बात करते करते 1:30 बज गए थे। मीना घड़ी की ओर देखी तो घबराकर बोली, अब बहुत रात हो गई है रोहन जी, हमें सोना चाहिए। ठीक है, गुड नाइट मीना, कल बात करूँगा। मेरा फ़ोन एक बार में ही उठाना। एक बात कहूँ मीना? वो बेताब होकर बोला था। हाँ कहिए ना रोहन जी, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझसे ये 7 दिन काटने बहुत मुश्किल है। आप ना फिर शुरू हो गए। मैं फ़ोन रखती हूँ, बोलकर वो कॉल कट कर दी थी। रोहन मुस्कुरा उठा और मीना का चेहरा याद कर सोने लगा था। दूसरे दिन जब मीना सुबह सोकर उठी तो बहुत खुश थी। वो अपने रोज के कामों में लग गई। उसकी माँ ने उसे किट्टू के साथ
उलझे देखा तो पुकार लिया था, अरे मीना इधर आ, देख बेटी तू तो मेरे घर की चिड़िया है, तुझे 5 दिन बाद इस घर से विदा हो जाना है। शादी के कार्ड भी बंटने शुरू हो गए हैं, अब तो तू पराई हो जाएगी। अब तू ये उछलना कूदना छोड़, तुझे जो भी यहाँ से लेना है वो सामान पैक कर ले, या जो कमी रह गई है देख कर बता दे, मैं बाजार से मंगवा दूंगी, या अपनी भाभी के साथ तो खुद ही शाम में बाजार चली जाना। माँ तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, ये मेरा घर है ना, मैं अपने घर से पराई क्यों हो जाऊंगी, बोलती मीना माँ के गले लगकर रोने लगी थी। माँ के भी आंसू बहने लगे थे। आशा किसी काम से वहाँ आई तो उन दोनों को रोते देख हैरत में पड़ गई। माँ जी हमारी मीना की शादी पर आप आंसू क्यों बहा रही हैं? अरे ये तो बेहद खुशी की बात है कि पापा जी को लड़का ढूंढने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। हमारी मीना तो इसी शहर में रहेगी और अक्सर आपसे मिलने आ जाया करेगी। आप चुप हो जाइए। और मीना तुम्हारे पास बहुत काम है, तुम्हें याद है ना मैंने कितने सारे गिफ्ट्स में पैक करने के लिए दिए हैं, फिर यहाँ रोकर माँ जी को क्यों परेशान कर रही हो? चलो उठो, चलकर अपना गिफ्ट्स पैक करो और किट्टू को संभालो, वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है। आशा हंसकर बोली तो दोनों माँ बेटी अपने आंसू समेटने लगी। उसी समय मनोहर जी टहल कर आए थे। अरे मीना की माँ दुखी क्यों हो रही हो? हमारी मीना कोई विदेश नहीं जा रही है जो आप उससे मिल नहीं पाएंगी। जब मन करे शहर जाकर मिल लिया कीजिएगा अपनी बेटी से। जा बेटा चाय बना ला, वरना तेरी माँ तुझे सारा दिन रुलाती ही रहेगी। वो हंसकर बोले थे, जिस पर मीना भी रोते रोते हंस पड़ी थी और उठकर चाय बनाने चली गई। पापा जी चाय मैं बना लाती हूँ, मीना को मैंने किचन से छुट्टी दे रखी है। आशा मुस्कुराकर बोलती चली गई। हमारी बहू कितनी प्यारी है ना, उसे हमारी और अपनी ननद की बेहद परवाह है। उसने आते ही मीना को सारे कामों से आज़ाद कर किट्टू के साथ लगा दिया है, ताकि वो दिन भर मुस्कुराती अपनी विदाई के दुख से बची रहे। मनोहर जी खुशी से अपनी बहू को जाते देख बोले थे, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हमारी बहू लाखों में एक है। वो तो राकेश के काम के कारण शहर में बंद कर रह गई है, वरना उसका मन भी यहीं रहने का करता है। वो भी खुशी से बोली थी। फिर उन्हें मीना के सामान की बात याद आ गई थी। पर आप ना बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। मैं मीना की पसंद के सामानों की बात पूछ रही थी, बीच में ही उसे भगाकर रख दिए। मेरे पास अभी हजारों काम पड़े हैं करने के लिए, मैं तो चली, आप चाय पीजिए। वो नाराज होती उठकर आंगन की तरफ बढ़ गई। दोपहर में मीना की दोस्त जया का फोन आया। ए मीना, शादी की तैयारियों में शाम में आर्ट गैलरी में आना मत भूल जाना। और हाँ ये बता कि अपनी शादी में मुझे बुला रही है या नहीं? अरे जया कैसी बात कर रही है, एक बस तू ही तो मेरी सहेली है, तुझे कैसे भूल जाऊंगी। कुछ देर में आती हूँ, शादी का कार्ड भी लेती आऊँगी। उसका फ़ोन काटने के बाद वो रोहन को फ़ोन लगाने लगी थी। हेलो मैं मीना बोल रही हूँ। हाँ बोलो मीना, मुझे कैसे याद किया? क्या मेरी याद आ रही है तुम्हें? वो उसे परेशान करने लगा था। उसकी बात पर मीना शर्मा कर चुप हो गई थी। बोलो ना, क्या बोलने के लिए फ़ोन किया है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है रोहन जी, मैंने तो इसीलिए फ़ोन किया है कि जया का फ़ोन आया था आर्ट गैलरी के प्रदर्शनी में आने के लिए। वो घबराकर बोली। रोहन को कल की बातें याद आ गई थी। वो थोड़ा चिढ़ कर बोला था, जया या आशीष का फ़ोन आया था? मेरे पास कहाँ से आएगा आशीष जी का नंबर? कल तो मैं पहली बार उनसे मिली हूँ और ये बात आप भी कल जान गए थे। उसे बुरा लगा था। फिर वो थोड़ा परेशान होकर बोली, आपको नहीं पसंद है तो मैं जया को मना कर देती हूँ, पर आपके कहने पर मैंने अपने माँ पापा से हाँ भी करवा लिया था। खैर छोड़िए, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, आप भी अपना काम कीजिए। अरे रुको मीना, चलते हैं, प्रदर्शनी अच्छा लगेगा तो देख लेंगे, नहीं तो हम दोनों एक साथ घूम लेंगे। मुस्कुराते हुए बोलता रोहन फिर से रोमांटिक होने लगा था। वो शर्माकर हाँ बोली और फ़ोन रखकर अपने जाने की तैयारी करने लगी थी।
उसने कल ही बाजार से आकर अपनी माँ को जया और आशीष के आर्ट प्रदर्शनी की बात बता दी थी, जिसमें रोहन भी उसके साथ जाने वाला था, पर वो चुप रह गई थी। मीना तो बताकर अपने कमरे में चली गई, पर वो सोचती रह गई थी। अभी तो शादी भी नहीं हुई थी और वो रोहन के साथ घूमने जाना चाहती थी। ये सोचकर उसकी माँ घबरा उठी। उसी समय वहाँ आ जाती आशा ने ये सुना तो वो अपने सास ससुर को एक साथ बैठाकर इस बात के लिए समझाने लगी। माँ जी, पापा जी, अब शादी में 6 दिन रह गए हैं। मीना को रोहन के साथ जाने देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों साथ घूमेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ सकेंगे। फिर तो कल से घर मेहमानों से भर जाएगा। बस एक दिन ही की तो बात है, बाद में तो रोहन और मीना साथ में ही रहेंगे ना। आप इन दोनों को साथ जाने के लिए हाँ कर दीजिए। माँ, पापा, अब जमाना बदल रहा है, हमें बदलते जमाने के ढंग पर चलना होगा, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। आपको अपने होने वाले जवाई पर यकीन है तो मीना को जाने दीजिए, वरना इस बात को यहीं छोड़िए। राकेश भी उन दोनों को प्यार से समझाने लगा था। ठीक है बहू, कल मीना जाएगी और मीना की माँ आप भी निश्चिंत रहिए। रोहन बाबू बहुत नेक विचार वाले लड़के हैं, मनोहर जी ने मुस्कुराकर कहा था। रोहन का स्वभाव पिछले कुछ दिनों से उसके घर आते जाते देख रहे थे, इसीलिए उनके मन में किसी गलत बात का ख्याल ही नहीं आया था। इस तरह मीना के रोहन के साथ घूमने जाने वाली कठिन बात को उसकी भाभी ने आसान कर दिया था, जिसका उसे कुछ पता ही नहीं था। 3 बजे माँ को बताकर मीना भाभी के साथ बाहर निकली थी। उसको देखकर रोहन का दिल खुश हो गया। हल्के बादामी रंग के सलवार सूट पर काला दुपट्टा ओढ़े, बालों की दिलकश सी चोटी बनाए, आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर पिंक लिपस्टिक उसकी सुंदरता को बेहद निखार रही थी। रोहन नीचे उतरकर आशा को प्रणाम करने लगा था। खुश खुश रहिए नंदोई जी, पर मेरी ननद को अभी से इस तरह मत देखा कीजिए, बेचारी नन्ही सी जान घबरा जाती है। वो हंसकर रोहन से बोली, वो भाभी, बस आपकी ननद है ही इतनी खूबसूरत कि मेरी आंखें गुस्ताखी करने से चूकती नहीं है। रोहन झेंप कर सर खुजलाने लगा था। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी, पर उसने जवाब दे ही दिया था, जिस पर मीना ने शर्माकर अपना सर झुका लिया था। ओहो, आप तो बड़े हाजिर जवाब हैं, तब तो आपकी और मेरी खूब जमेगी। अभी तो आपको लेट हो रहा है, शादी के बाद हम बैठकर बात करेंगे। वो मुस्कुराकर बोली और दोनों को विदा कर दी। कैसी हो मीना, आज तो तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। वो फ्रंट सीट पर उसके बैठने की गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला था। साथ ही उसने मीना का दायां हाथ भी थाम लिया था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अपना हाथ खींचने की कोशिश करती वो बोली, पर रोहन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। हार कर वो अपनी कोशिश छोड़ दी। मुझे तुम्हारी यादों ने एकदम तरोताज़ा रखा है मीना, मैं बिल्कुल फिट हूँ, बोलकर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगा था। मीना धीरे से मुस्कुरा पड़ी थी। वो दोनों जब आर्ट गैलरी पहुँचे तो प्रियदर्शनी शुरू हो गई थी। वहाँ काफ़ी भीड़ भी थी। जया उसे देखते ही पास आई। हाय मीना, कैसी है तू? आज तो बेहद सुंदर लग रही है। तुझे लगन लग गया क्या? इसीलिए तू और खूबसूरत हो गई है। और जीजा जी आप कैसे हैं? वो हंसकर मीना के गले लगी थी। जी, जैसा दिखता हूँ एकदम फिट। रोहन भी हंसता बोला, वेरी गुड, होना भी चाहिए। बेहद किस्मत वाले हैं आप, जो मेरी मीना जैसी लड़की मिली है। अब आप दोनों पूरी गैलरी घूमिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भाई ने मुझे भी काम पर लगा रखा है, कहकर वो चली गई। रोहन ने मीना का एक हाथ थाम लिया था। मीना उसकी ओर घबरा कर देखने लगी थी। यार, 6 दिन बाद तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, अब तुम्हारा हाथ पकड़ कर तो चल ही सकता हूँ। वो मुस्कुराकर बोला और मीना का हाथ थामे आगे बढ़ गया। आइए मीना जी, आपका और रोहन जी का स्वागत है मेरे छोटे से प्रियदर्शनी में। आप लोगों को मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा,
क्योंकि काउंटर पर मैं खुद ही बैठा हूँ तो मेरे पास समय की कमी है। आप लोगों से आग्रह है, आप लोग पूरा लॉबी घूम कर देखें। यदि कुछ पसंद आ जाए तो खरीद भी सकते हैं। आशीष मीना को गौर से देखते हुए बोला था। कोई बात नहीं है आशीष जी, आप अपना काम कीजिए, हम दोनों घूम लेंगे। मीना मुस्कुराकर बोली। रोहन ने मीना की सूरत पर कुछ पढ़ना चाहा था, पर वहाँ तो गहरी मासूमियत छाई हुई थी। रोहन का दिल हल्का होने लगा था। ओके, मैं जाता हूँ, आशीष बोलकर काउंटर की तरफ चला गया था। रोहन ने चैन की सांस ली। अब वो दोनों घूम घूम कर सारी प्रदर्शनी में लगी पेंटिंग्स देखने लगे थे। आशीष काउंटर पर से ही उन दोनों पर नजरें जमाए हुए था। कुछ देर बाद ये बात रोहन की नजरों से छिपी नहीं रह सकी। उसे फिर गुस्सा आने लगा था। मीना को एक पेंटिंग जिसमें एक औरत अपने बच्चे को खाना खिला रही थी और वो बच्चा मुंह बनाकर नखरे दिखा रहा था, बेहद पसंद आई थी। आशीष काउंटर पर से देख रहा था। वो तेजी से आया। मीना जी, आपको ये पेंटिंग्स पसंद आई ना? ये पेंटिंग्स माँ बच्चे के अटूट प्रेम को दर्शा रहा है। आपकी नजरें वाकई कमाल की हैं। वो हंसकर बोला। रोहन मीना का मन देखकर उस पेंटिंग्स को खरीदने वाला ही था, पर आशीष के अचानक आ जाने से नाराज होकर अपना फैसला बदल चुका था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बच्चों की तरह माँ बच्चा, इसे छोड़ो, तुम कुछ और देख लो मीना। पर आपने तो बात भी कर ली थी ना खरीदने की, मीना धीरे से बोली थी। वो पेंटिंग्स देखो, पहाड़ी का दृश्य कितना मनोरम है, उसकी बात की है मैंने। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें लेना है क्या? वो उंगलियों के इशारे से उसे दूर रखे एक पेंटिंग दिखाता बोला। आपको पसंद है तो ले लेते हैं, वो उदासी से बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेना तो है, इसे हम अपने बेडरूम में लगाएंगे। लो भाई आशीष, ये पेंटिंग पैक करवा दो, पर जरा जल्दी कराना, शाम हो रही है, हमें होटल से डिनर करके घर भी जाना है। रोहन हंसकर आशीष से बोला था। वो मीना का उतरा हुआ चेहरा गौर से देखते हुए पेंटिंग्स लेकर पैक कराने चला गया। मीना इधर उधर देखने लगी। रोहन पूछ बैठा, मीना कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, मैं तो भूल गई थी, ये शादी का कार्ड जया को देना था। अपने पर्स से शादी का कार्ड निकालकर रोहन को दिखाने लगी थी, तब तक आशीष आ गया। उसके साथ एक वर्कर पेंटिंग का पैकेट लिए हुए था। रोहन मीना के हाथ से कार्ड लेकर आशीष के हाथों में दे देता है। यार, अब जब तुम मेरी होने वाली पत्नी के दोस्त के भाई हो तो हमारी शादी में अपनी बहन जया को लेकर जरूर आना। ठीक है रोहन जी, मैं आने की कोशिश करूँगा, आशीष उदासी से बोला था। ओके, ये रहे पेंटिंग्स के प्राइस। वो अपने पॉकेट से नोट निकाल कर आशीष को थमाता हुआ बोला। अब हम चलते हैं आशीष, तुम्हारी प्रदर्शनी काफ़ी शानदार है। अब ये पेंटिंग्स तुम कार में रखवा दो प्लीज़। फिर वो मीना का हाथ थामकर बोला। चलो मीना, होटल रोज में हमारी सीट बुक है। आशीष अपनी धुंधली आंखों से मीना को देखते हुए वर्कर को पेंटिंग्स के साथ उनकी गाड़ी में रखने भेजकर काउंटर पर चल पड़ा था। रास्ते में ही होटल रोज अपनी चमक दमक से सजा हुआ उनका इंतजार कर रहा था। रोहन मीना का हाथ थामे होटल में घुसा और अपने बुक के टेबल पर जाकर बैठ गया था। फिर वो खाने का ऑर्डर करने लगा। चलो अब जल्दी से खाना शुरू करते हैं, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। वेटर के खाना परोसते ही वो हंसकर बोला और खाने लगा। मीना भी चुपचाप खाने लगी, पर उसका चेहरा उतर गया था। उसे रोहन का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा था। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है क्या? रोहन उसे सोच में डूबे देखकर बोला था। नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है, तब जल्दी जल्दी खाओ ना, घर भी जाना है। मीना को प्यार भरी नज़रों से देखता वो मुस्कुराकर बोला तो वो जल्दी खाने लगी थी। कुछ देर बाद वो लोग बिल वगैरह से निपटकर होटल से बाहर निकल गए। रोहन मीना के गाड़ी में बैठते ही उसका हाथ थाम चुका था। मीना ने घबराकर रोहन की तरफ देखा।
उसकी आंखों में प्यार का समंदर लश्कारे मार रहा था। वो शर्म से अपना सर झुका ली, पर रोहन ने उसके हाथों को अपने सीने से लगा लिया था। मीना, जब से मैंने तुमको देखा है तब से तुम्हारी सूरत मेरे दिल में बस गई है। मुझे चारों तरफ सिर्फ तुम ही नजर आती हो। रातों को मुझे नींद नहीं आती, मैं बस तुम्हें ही सोचता रहता हूँ। अब ये 5 दिन काटने मुझसे बहुत मुश्किल है। देखो, मेरी धड़कनें तुम्हें अपने पास पाकर कितनी तेजी से चलने लगी हैं। वो प्यार से बोलता उसे देखने लगा। उसकी बातें सुनकर मीना अपने में ही शर्माकर सिमटने लगी थी। रोहन ने अभी भी मीना का दायां हाथ अपने सीने से लगा रखा था। मीना, जो बात तुम में है आज तक किसी लड़की में मैंने नहीं देखी है। सच में मीना, मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करती हो? उसने डैशबोर्ड से एक मखमली डिबिया निकाली थी जिसमें जगमगा करती एक सोने की अंगूठी रखी थी, जिसे निकालकर उसने मीना की नाजुक उंगलियों में पहना दी। ये अंगूठी मेरे प्यार की पहली निशानी है मीना, इसे कभी मत उतारना। ये अभी मैं माँ को क्या बताऊंगी? वो कांपते हुए बोली और अपने हाथ खींचने लगी थी। बोलना, तुम्हारे होने वाले जवाई ने अपना पहला गिफ्ट दिया है। वो हंसता उसके हाथ को अपने होठों से लगा लिया था। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। वो कांप गई थी, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई थी। उसकी हालत देखकर रोहन ने हंसते हुए उसका हाथ छोड़ दिया था। मीना लंबी सांस लेकर खुद की घबराहट शांत करते बोली थी, क्या देख रहे हैं? अब घर चलिए ना, माँ चिंता कर रही होगी। अब तो रात होने लगी है। नहीं, पहले मुझे जवाब चाहिए। तुम बोलो कि मुझसे प्यार करती हो, मुझे सुनना है। वो जिद्दी सा उसे एकटक देखने लगा। जब तक बोलोगी नहीं तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं करूँगा। वैसे भी हम लोग आज के बाद सीधे शादी की रात में मिलेंगे ना, तो बस एक बार बोल दो प्लीज़ मीना, एक बार बस। मीना तो पहले दिन से ही रोहन को पसंद करने लगी थी, पर आज वो पूरी शाम उसके साथ रहकर उसकी आंखों में अपना अक्स बसा कर देखकर खुद को बिल्कुल ही हार बैठी थी। वो उसकी तरफ प्यार से देखती मुस्कुराकर बोली, प्यार तो शादी के बाद हो जाएगा रोहन जी, पर हाँ, अभी मैं आपको पसंद करती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते कुछ। ओहो, मैं बहुत अच्छा हूँ। वो खुशी से उछल पड़ा। अभी के लिए इतना काफ़ी है मीना, पर तुम भूलना मत, अपनी बात का जवाब मैं बहुत जल्द ही तुमसे लूँगा। अब वो मुस्कुराता गाड़ी स्टार्ट करने लगा था। मीना धीमे से मुस्कुरा दी थी। वो मीना को घर के बाहर उतार कर गुड नाइट बोलते हुए चला गया था। दूसरे दिन से दोनों घरों में सारे रिश्तेदार आने लगे थे। दोनों परिवार में हंसी मजाक और खुशी का शानदार माहौल बनने लगा था। हर तरफ शोरगुल, हंगामे और रंग बिरंगी बातों का माहौल जमने लगा था। आज शाम से मीना को हल्दी लगने वाली थी। शाम में ही मीना के ससुराल से शगुन का कपड़ा और हल्दी भी आने वाली थी। वो तैयार हो रही थी, तभी उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आया था। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मीना जी, मैं आशीष, आपकी दोस्त जया का भाई बोल रहा हूँ। आप बस 5 मिनट के लिए आप अपने गेट के बाहर आइए ना, एक काम है आपसे, तुरंत चली जाइएगा। हाँ हाँ, पहचान गई, पर मुझसे क्या काम है आपको? मीना हैरानी से बोली थी। प्लीज़ मीना जी, 5 ना सही 2 मिनट बस। ठीक है आती हूँ, कहकर फ़ोन काटते हुए अपने छोटे भाई गोलू को बुलाने लगी। गोलू, जरा आना तो मेरे साथ गेट तक। क्या है दी, जीजू आ रहे हैं क्या मिलने आपसे? बोलता दांत निपोड़ने लगा था। तुझे तो मैं, कहती हुई मीना उसे खींच कर ले गई थी। मेन गेट के पास ही आशीष दीवार से सटकर खड़ा था। क्या बात है आशीष जी? वो अपनी बाइक पर पैक करके रखा सामान उठाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, मीना जी, मुझे और जया को पेंटिंग के सिलसिले में शहर के बाहर जाना है, तो हम लोग आपकी शादी में शामिल नहीं हो सकेंगे, इसीलिए ये गिफ्ट हम दोनों की ओर से रख लीजिए। देखिए, इनकार मत कीजिएगा। ये बस संयोग मात्र था कि उसी समय मीना के ससुर जी गाड़ी भी आकर वहाँ रुकी थी। उसके ससुराल से शगुन का सामान भेजा गया
रहा था। दी, तेरे ससुर जी आए हैं, वो देख, गोलू हड़बड़ाकर बोला था। मीना जल्दी से आशीष के हाथ से गिफ्ट लेकर गोलू को पकड़ा दी। इस गिफ्ट के लिए जया को मेरा धन्यवाद बोल दीजिएगा। बाय आशीष जी, मीना बोलती अंदर भागी थी। गोलू गिफ्ट लिए घर के अंदर घुस गया था। आशीष ने उतनी ही देर में मीना को जी भर के देखा था। फिर एक दर्द भरी कसक अपने सीने में लिए वो अपनी बाइक पर बैठकर चल पड़ा था। मीना के ससुर की गाड़ी के काले शीशे के अंदर बैठा रोहन, जो अपने पापा को लेकर आया था, वो सारा नज़ारा देख चुका था और अब गुस्से से आग बबूला हो उठा था। महारानी के नखरे तो देखो, अपने 2 दिन बाद होने वाले पति को लव यू बोलने में शर्म आती है, पर अजनबी से गिफ्ट्स लेने में बहुत मज़ा आता है। मीना, तुम्हारी सारी असलियत तो मैं अब जान गया हूँ। तुम शुरू से ही मुझसे बात नहीं करना चाहती थी और वजह शायद यही आशीष था। अब ये सब कुछ देखकर मेरा जी चाहता है कि इस शादी से इनकार कर दूं, पर पापा की दी हुई जुबान और अपने परिवार वालों की नाक पूरे समाज के आगे नहीं कटा सकता, इसीलिए ये शादी तो कर ही लूँगा, पर तुम्हें तो शादी के बाद देख लूँगा। नाकोच ने ना चबवाया तुमसे तब मेरा नाम रोहन नहीं। गुस्से में भरा वो सोच में डूबा ही रहा था। उसके दिल में एक गिरह पड़ गई थी जो अब आसानी से तो नहीं खुलने वाली थी। चल बेटा, यहाँ सब कुछ हो गया, अब तुम्हारी हल्दी लगने की बारी है। सब घर पर हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। रमाकांत जी गेट खोलकर अंदर बैठते हुए बोले थे। रोहन गुस्से से बहुत तेज गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रमाकांत जी उसका गुस्साया चेहरा देखकर चौंक पड़े। अब तुम गुस्से में क्यों हो बेटा? क्या हुआ तुझे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पसंद की लड़की से तेरी शादी हो रही है। कुछ नहीं हुआ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अपने गुस्से को दबाता हुआ बोला। घर भी आ गया था। दोनों उतरकर अंदर आए तो वो अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे में पहुंचकर लेटा ही था कि उसकी तीनों बहनें आदम की थी। क्या बात है भैया, लगता है भाभी से मिलकर आए हैं, तभी तो इतनी गहरी सोच में डूबे हैं। श्यामा उसे छेड़ने लगी तो वो दोनों बड़ी बहनें हंसने लगी थी। वो लेटा था, उठकर बैठ गया और ज़बरदस्ती मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं, मैं तो बाहर गाड़ी में ही बैठा था। हाँ हाँ, हम सब जानती हैं। अब वो तीनों उसे छेड़ने में लग गई थी, वो भी उनका दिल रखने के लिए। झूठी मुस्कान होठों पर सजाए बातें करने लगा था। चलिए भैया, अब ये पीला कुर्ता पजामा पहनकर तैयार हो जाइए। अभी आपको हम सब मिलकर शगुन वाली हल्दी लगाएंगी और जमकर नाच नाच कर गाएंगी। श्यामा उसके हाथों में कपड़े पकड़ाकर बाथरूम की तरफ खींच कर ले गई थी। इधर मीना पीली साड़ी, पीली चूड़ियाँ और पीले फूलों से बने गहने पहने सजकर सबके बीच मुस्कुराती बैठी थी। माँ और भाभी के बाद सारी सुहागिनों ने उसे हल्दी लगाया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रोहन के घर पर भी हल्दी की रस्म चल रही थी, पर वो खुश नहीं था। बस अपनों का दिल रखने के लिए झूठी मुस्कान होठों पर सजाए हुए था। सारे रीति रिवाज होते हुए शादी का दिन आ गया था। सुबह से ही मीना के घर में मंगल गीत हो रहा था। सब तैयारियां हो गई थी। अब सब अपने सजने की तैयारी कर रहे थे। शाम में ही बारात द्वार पर आ गई थी। सारी औरतें बारात का स्वागत करने चली गई थी। मीना की माँ रोहन की आरती कर अपने आंगन ले गई थी। फिर रोहन को जयमाल के स्टेज पर ले जाया गया था। मीना की तीनों नंदे उसके पास कमरे में आ गई थी। आशा वहीं बैठी थी, उन सबको अपने बैठाई और फिर बोली थी, आप सबको मेरी ननद आज कैसी लग रही है? मीना लाल जहरीदार लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों ने उसकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए थे। ये सब कुछ रोहन की पसंद का। वो तीनों एक साथ बोली थी, किसी पाकिस्तान की परी की तरह सुंदर लग रही है हमारी भाभी। आज तो हमारे भैया होश खो देंगे। आशा मुस्कुराने लगी थी, पर मीना शर्मा गई थी। वो सब मीना को जयमाल के लिए ले जाने लगी थी। रोहन मैरून शेरवानी में राजकुमार के जैसे सजा हुआ था, पर उसके चेहरे पर उदासी छाई थी, जिसे उसने सबसे छिपा लिया था। आज सुबह ही नीरज उसके घर पर आया था। उसे अपनी बहन के ससुराल किसी
किसी काम से जाना पड़ा था, जिस कारण उसने अपने दोस्त की शादी में बहुत कुछ मिस कर दिया था। वो रोहन के गले लगकर मुबारकबाद देने लगा, पर उसका दुखी उदास चेहरा देखकर बेहद हैरान रह गया था। उसने कारण जानना चाहा तो रोहन ने कुछ नहीं बताया, मगर नीरज की जिद पर उसे सब कुछ बताना पड़ा था। ऐसा नहीं है रोहन, मीना बहुत अच्छी लड़की है, उसका दिल बिल्कुल साफ है। उसने कहा ना कि वो तुझे पसंद करती है। तुझे जो भी गलत दिख रहा है वो इसलिए कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हम जिसे प्यार करते हैं उसे सिर्फ अपना समझते हैं, पर ये गलत है दोस्त। किसी से बात करना या गिफ्ट्स ले लेना बड़ी गलती नहीं है। फिर वो मीना की दोस्त का भाई था, हो सकता है वो गिफ्ट मीना की दोस्त ने खुद ना आने के कारण अपने भाई के हाथों भिजवाया हो। तो मीना से मिलते ही इस बात को क्लियर कर लेना। मैं श्योर हूँ कि यही बात रही होगी। मीना जैसी लड़कियाँ किस्मत वालों को मिलती हैं रोहन। अपनी सारी गलतफहमी को दरकिनार करते हुए तो खुशी खुशी शादी कर और अपनी दुनिया को एक दूसरे के प्यार भरी खुशियों के रंग से सजा। आज के दिन तेरे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती, वो समझाते हुए बोला था। मैं कोशिश करूँगा नीरज, हौले से बोलकर रोहन अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगा था। उसी समय उसकी तीनों बहनें मीना को जयमाला के लिए स्टेज पर लेके आने लगी थी। वो ख्यालों से बाहर निकलकर मीना का अनुपम रूप देखने लगा था। उसकी सुंदरता और शानदार मेकअप ने मिलकर वाकई में उसे परियों की तरह खूबसूरत बना दिया था। रोहन अपने होश से बेगाना होने लगा था। उसकी सुंदरता रोहन के दिल पर बिजलियां गिराने लगी थी, पर वो खुद के जज्बातों पर काबू करते हुए उदासी से सोचने लगा था। मीना तुम बेहद सुंदर हो, पर अब मेरे दिल से उतर गई हो। नीरज कुछ भी कहे, पर मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उससे हंसकर बातें करते देखा है और ये बात मैं भूल नहीं सकता। फिर पूरे विधि पूर्वक उन दोनों की शादी हो गई थी। मीना अपने मायके में सबको रोता छोड़कर रोहन के साथ विदा होकर ससुराल चली आई थी। ससुराल में गाड़ी से उतरकर उसकी नंदे मीना को दरवाजे पर ले आई थी, जहाँ सीता जी आरती की थाल लेकर उन दोनों का नज़र उतारने हुए बोली थी, आओ मेरी बहू, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे इस घर में। वो प्यार से मीना का लंबा घूंघट हटाने लगी थी। बहू, तुम्हें इस घूंघट की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोगों को अपना समझना और मेरे बेटे को खुश रखना, बस यही आशा करती हूँ तुमसे। फिर वो मीना को लेकर अंदर आई थी। मीना और रोहन ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। रमाकांत जी अपने बेटे की मनपसंद लड़की के रूप में मीना जैसी अच्छी बहू मिलने पर बेहद खुश थे। अब तीनों बहनें रोहन से नेक मांगने लगी थी, ये उनका हक भी था। रोहन ने 3 गहनों का शोकेस श्यामा के हाथों पर रख दिया और वो घर के बाहर निकल गया था। श्यामा ने मीना को रोहन के कमरे में सजे सजाए बिस्तर पर जाकर बैठा दिया था। सब अगल बगल के लोग और रिश्तेदार उसकी सूरत देखकर खूब तारीफ कर रहे थे। फिर खीर खिलाने की विधि हुई और खूब हंसी मजाक का दौर चला था। रात गहराने लगी तो सारी औरतें मीना को छोड़कर आराम करने जाने लगी थी। तीनों नंदे मीना से खूब मजाक करती, रोहन को कंट्रोल में रखने की हिदायत देती, सोने चली गई थी। सबसे अंत में सीता जी गई थी। वो जाते जाते उसके पास वापस आई थी। देखो बहू, आज से तुमको 2 माँ और 2 पापाओं का प्यार मिलेगा, एक जो तुम्हारे मायके में है और एक जो यहाँ है। मेरा एक ही बेटा है, तो तुम दोनों ही मेरी पूरी दुनिया हो। तुम्हारी तीनों नंदे शादीशुदा हैं, वो तो यहाँ 4 दिन की मेहमान बनकर आई थी, वो सब कल चली जाएंगी। फिर तो पूरे घर में तुझे ही सबको संभालना है, मुझे भी, अपने ससुर को भी और अपने पति को भी। वो प्यार से उसका माथा सहलाने लगी थी। आज तुम्हारे और रोहन के मिलन की रात है, तो बस तुझसे एक बात कहनी है बहू। उनके मिलन की बात पर मीना शर्मा गई थी, उसका सर और भी नीचे झुक गया था। देखो बेटी, रोहन बहुत अच्छा लड़का है, पर थोड़ा गुस्से का तेज है। अपनी किसी बात पर अड़ जाता है तो बड़ी मुश्किल से मानता है। ये मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ बहू, बस तुझे बता रही हूँ ताकि उसके गुस्से के समय तो खुद को शांत रख सके। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं सब संभाल लूँगी।
फिर आप तो मेरे पास है ना। मीना मुस्कुराकर बोली थी। नीरज ठीक ही कहता था, तू बहुत अच्छी है, रोहन को तेरे जैसी ढूंढने पर भी नहीं मिलती। ठीक है बहू, तू बैठ, रोहन आता ही होगा। वो बोलती हुई निकल गई थी। वो हल्दी के राज से ही रोहन का उखड़ा उखड़ा मुंह देखकर बेहद चिंतित थी। पता नहीं इस लड़के के मन में कब क्या चलता है। भगवान बस तू मेरी बहू को हिम्मत देना ताकि वो रोहन के गुस्से को बर्दाश्त कर सके। सोचो के भंवर में डूबी सीता जी दरवाजा बाहर से सटाकर चली गई थी। राहत बहुत हो गई थी। मीना की कमर बैठे बैठे अकड़ने लगी थी, पर रोहन का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। वो अपनी सास की बात से सोच में पड़ गई थी। क्या रोहन जी सच में इतने जिद्दी हैं? मुझे तो उनका गुस्सा बस यूं ही हल्का सा दिखा था। वो प्रदर्शनी वाले दिन को याद करके सोचने लगी थी, अच्छा मैं इस बारे में तो अभी कुछ नहीं जानती, फिर अभी से चिंता क्यों करूं। अभी कुछ देर सो जाती हूँ, पर रोहन जी आएंगे और मैं सोती रहूँगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अपने और रोहन के मिलन को सोचकर वो मुस्कुराने लगी थी। तभी गेट खोलने की आवाज़ आई। वो अपना घूंघट निकाल कर सीधी बैठ गई थी। रोहन अंदर आया तो मीना को इतनी रात तक जगे देखकर उसे बुरा भी लगा था, पर गुस्सा भी तो था। वो गेट बंद करके उसके पास आने लगा था। मीना की धड़कनें तेज तेज चलने लगी थी। मैं बाथरूम से आ रहा हूँ, तब तक तुम ये दुल्हन का नाटक करना बंद करो। अपना घूंघट हटाओ और हटो मेरे बिस्तर पर से, मुझे सोना है। गुस्से से बोलता वो कपड़े बदलने बाथरूम में चला गया था। मीना अचकचा गई थी। कहाँ 2 दिन पहले मेरा हाथ चूमकर अपनी बेताबियां बता रहे थे और अब आज ये रूप। उसे अपनी सासू माँ की बात याद आ गई थी। पल में तोला पल में माशा है रोहन जी। मीना चुपचाप बिस्तर से उठ गई थी। आंसू भर भर कर उसके गाल तक आ रहे थे। वो वहीं कमरे में एक तरफ रखे सोफे पर जाकर लेट गई थी। रोहन जब बाथरूम से आया तो उसे वहां देखकर बोला था, इतने भारी कपड़े हैं तुम्हारे, जाकर चेंज कर लो। और हाँ, ये लो तुम्हारी मुंह दिखाए का गिफ्ट, देख लो मेरा दिया गिफ्ट पसंद आया भी या नहीं। एक मखमली सा डब्बा उसकी ओर उछालते हुए बोला था। मीना उसकी ओर शिकायती नज़रों से देखने लगी थी, पर वहाँ तो कटीली सी मुस्कान छाई हुई थी। उसने उठकर वो डब्बा ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। बाद में देख लूँगी, नाराज होती बोली और सूटकेस से अपने कपड़े निकालने लगी। रोहन कंधे उचकाकर बेड पर पसर कर सो गया था। मीना बाथरूम गई तो इतने देर से उसका खुद पर रखा सारा बांध टूट गया था। वो बिलक बिलक कर रोने लगी थी। हर लड़की का उसके जीवन साथी से पहली मिलन को लेकर बहुत सी उम्मीदें और अरमान होते हैं, पर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके सारे अरमान, सारे खुशियाँ रोहन ने तोड़ कर रख दिए थे। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ये ऐसा बर्ताव मेरे साथ किए? अभी 2 दिन पहले तक कितनी मीठी बातें करते थे और आज कैसी कड़वाहट से मुझे बेड से हटने बोले, जैसे कि मैं कितनी बुरी चीज़ हूँ। बोलते हुए वो काफ़ी देर तक रोती रही। रोने से उसका मन हल्का हो गया था। वो अपने सारे भारी गहने जेवर उतार कर पतली शिफॉन की साड़ी पहनकर बाहर आ गई, पर तब तक रोहन गहरी नींद में जा चुका था। वो मायूस होकर सोफे पर लेट गई। वहीं से वो रोहन के सुंदर मुखरे को गौर से देखकर सोचने लगी थी, आपने बिना मेरी गलती बताए मुझे सजा दी है। रोहन जी, आपके मन में क्या है मैं नहीं जानती, पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं आपकी ऐसी हरकतों से टूट जाऊंगी तो ऐसा नहीं होगा। अब आप मेरे पति हैं, आपकी हर मर्जी मुझे मंजूर है। दुख से वो उसकी सूरत आंखों में समाती अपनी आंखें बंद कर ली थी। सुबह उठकर मीना नहा धोकर तैयार हो गई। रोहन अभी सोया ही था। वो धीरे से अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। लाउंज में तीनों नंदे नंदोई और उनके बच्चों के साथ उसके सास ससुर भी बातचीत कर रहे थे। घर के सारे मेहमान सुबह से ही अपने घर के लिए निकल पड़े थे। अब मात्र वो सब ही यहाँ थे। वो धीरे से चलती वहाँ गई और सबको पैर छूकर प्रणाम करने लगी। जुग जुग जियो मेरी बहू, आ मेरे पास आकर बैठ। तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सीता जी आशीर्वाद देती खुशी से बोली थी। माँ जी, मुझे सवेरे उठने की आदत है,
इसीलिए नींद खुल गई। फिर मुस्कुराकर बोली, माँ जी पूजा घर कहाँ है? मुझे पूजा करनी है। हाँ जरूर। अरे श्यामा, तुम अपनी भाभी को ले जाओ पूजा कराने। आइए प्यारी भाभी जी। वो उसे पूजा घर ले गई थी। आप पूजा कीजिए, हम लोग अपने अपने सामान समेटती हैं। सामान? आप कहीं जा रही हैं श्यामा? वो चौंक कर बोली थी। श्यामा 2 बड़ी बहन और रोहन के बाद पैदा हुई थी, मगर रोहन की जिद से पहले उसकी शादी की गई थी। अरे हम लोग अब अपने घर जाएंगी ना? वो हंसकर बोली, आप पहले पूजा कीजिए, हमारी 9 बजे की ट्रेन है। भाभी आप ना जरा भगवान जी से मेरे भैया के होश में आने की प्रार्थना कर लीजिए। वो कल से ही आपको देखकर अपना होश खो बैठे हैं। श्यामा मजाक में हंसकर बोली और वहाँ से चली गई। ना जाने उनका ये एहसास मुझे क्यों नहीं देखा। मन में सोचती वो पूजा करने लगी थी। पूजा करने के बाद वो लॉन्ज में गई। वो तीनों नंदे गायब थी। माँ जी, दीदी सब मुझसे मिले बिना चले गई। वो रुआंसी होकर बोली, अरे नहीं बहू, वो सब तो नाश्ता तैयार कर रही हैं, तू जाकर रोहन को उठा दे। सीता जी प्यार से बोली, माँ जी वो खुद उठ जाएंगे, पर मेरे होते हुए दीदी सबको किचन में काम करना पड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं जाकर किचन संभालती हूँ। बोलती वो किचन की तरफ चल पड़ी थी। सीता जी हैरान होकर उसे जाते देखती रह गई। मीना किचन में गई तो तीनों नंदों को नाश्ते की तैयारी में जुटी देखती है। दीदी आप सब बाहर जाकर माँ जी के पास बैठिए, ये सब मैं कर लूँगी। वो उनको सब्जी काटते रोककर खुद काटने लगी थी। अरे नहीं भाभी, आप बस खीर बना दीजिए, आज हम तीनों बहनें सब कुछ कर लेंगी। कल से तो सब कुछ आपको ही करना है। बड़ी ननद ने उससे चाकू वापस ले लिया था। बिल्कुल नहीं दीदी, आप सब आज मेरे हाथ का बना खाकर बताइए कि मैं कैसे बनाती हूँ। अब चलिए। वो इन तीनों का हाथ पकड़े बाहर लाउंज में सीता जी के पास ले आई थी। आप सब माँ जी के पास बैठकर प्रेम से बातें कीजिए। किचन की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। आप लोग आज ही जा रही हैं, इसीलिए मेरे रहते आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खीर भी बनाऊंगी और नाश्ता भी तैयार कर दूंगी। आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं जल्दी ही सब कुछ बनाकर लाती हूँ। वो मुस्कुराकर बोलती वो वापस किचन में चली गई थी। माँ रोहन ने अपने लिए बहुत अच्छी पत्नी चुनी है। आपकी बहू आप सबको बहुत मान आदर देगी और ये देखकर हम तीनों बहनें चैन से अब अपने घर रहा करेंगी। बड़ी बेटी ने सीता जी से कहा था, हाँ बेटा, ये बात तो तुमने बहुत सही कही। हमारी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। सीता जी मुस्कुराकर बोली। रोहन सोकर उठा तो उसे मीना कहीं नहीं दिखी थी। वो सर झटक कर फ्रेश होकर लाउंज में नाश्ता करने चला आया था, पर वहाँ तो सब आराम से गप्पे हाँक रही थी। वो आश्चर्य में पड़कर बोला, ये क्या बात हुई, आज नाश्ता नहीं बन रहा है क्या? अरे भैया आप बैठिए तो सही। श्यामा उसका हाथ पकड़कर एक कुर्सी पर बैठा देती है। आप चिंता मत कीजिए, नाश्ता बन रहा है। उसी समय मीना नाश्ता लेकर आती है। वो एक एक डिश डाइनिंग टेबल पर सजाने लगती है। श्यामा उसकी मदद के लिए उठ गई थी। आलू के पराठे, सब्जी, रोटी, आमलेट, भुजिया, अचार, खीर, सेवइयाँ, साथ में केतली में चाय। आपने इतनी सी देर में इतना सारा चीज़ बना लिया। मंजली ननद का मुंह खुला का खुला रह गया। वो मुस्कुराकर सबको परोसने लगती है। सबसे पहला प्लेट ससुर जी को परोस कर दी, तीनों नंदोई और तब रोहन को, फिर वो बच्चों को परोसने लगी थी। सब नाश्ते की तारीफ करते थक नहीं रहे थे, पर रोहन सर झुकाए चुपचाप खाता रहा था। तो मैडम मक्खन लगाना भी जानती हैं, पर मुझ पर तुम्हारा कोई मक्खन काम नहीं करेगा। मीना मन में सोचता वो स्वादिष्ट खाने का स्वाद लेने लगा था। तीनों नंदे उसे अपने साथ खिलाना चाहती थी, पर वो अपनी सास के नाश्ता करने के बाद खाना चाहती थी। माँ तुम भाभी को बोलो ना कि वो भी हमारे साथ खाए।
आज हम लोग जा रही हैं, फिर कब मिलेंगे पता नहीं। श्यामा उदास होकर बोली, जिस पर सीता जी ने मीना को खाने का इशारा किया था वो मन मार कर बैठ गई थी। दीदी आप लोग कुछ दिन और रुक जाइए ना, अभी तो मैंने आप सबसे कुछ बात भी नहीं की है। मीना ने भी उदास होते हुए कहा था, भाभी रुक तो जाता, पर कल से सोहन और बबली के स्कूल खुल रहे हैं और फिर मेरे ऑफिस में भी छुट्टी नहीं है। पर आपके हाथों का टेस्टी खाना खाने में जल्दी ही सबको लेकर आऊँगा। मंझले नंदोई ने मुस्कुराकर कहा तो सब हंसने लगे थे। बिल्कुल सही बोले हैं रमन जी, भाभी जी के हाथों में तो जादू है। मैं तो बहुत दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। लगता है अब तो हमें ससुराल बार बार भाभी के पास आना ही पड़ेगा। बड़े नंदोई भी हंसकर बोले थे, हाँ भाई साहब आप सच कह रहे हैं, हमारे साले साहब की तो लॉटरी लग गई है। इतनी सुंदर पत्नी के साथ साथ इतना स्वादिष्ट खाना पकाने वाली मिल गई। छोटे वाले नंदोई ने रोहन को आंख मारते हुए कहा था। रोहन की नज़र मीना पर चली गई थी। वो हौले से मुस्कुराती खा रही थी। मीना की दिलकश मुस्कान देखकर वो अपनी नज़रें चुराने लगा था। मंझले नंदोई खाने में मग्न हो गए थे। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, बस जितना खा सकता हूँ खा लेता हूँ, फिर ना जाने अब ऐसा खाना कब खाने को मिले। अब आप जरा कम खाइए जीजा जी, वरना आपका ये निकला पेट निकलकर और लटक जाएगा। याद है ना, हमें कल शाम तक ट्रेन में बैठे रहना है। मेरी भाभी कहीं भागी थोड़ी जा रही हैं। आप जब आइएगा तो ये आपकी पसंद के अनुसार सब कुछ बना दिया करेंगी। श्यामा ने अपने जीजा जी को छेड़ते हुए कहा तो सब हंसने लगे थे। फिर सब नाश्ते के बाद वो लोग तैयार होने चले गए थे। मीना सीता जी के लिए नाश्ता निकालकर उनके कमरे में दे आई थी। फिर वो अपनी नंदों के सफ़र के लिए नाश्ता पैक करने लगी थी। तीनों बहनें एक ही शहर में कुछ कुछ दूरी पर रहती थी, तो सबकी ट्रेन एक ही थी। तीनों नंदों ने मीना को पहली रसोई बनाने का गिफ्ट दिया था। रमाकांत जी और सीता जी भी उसे सोने के हार और झुमके दिए थे। ठीक है भाभी, हमारी 9 बजे की ट्रेन है अमृतसर के लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं, आपसे मिलना होता ही रहेगा, पर अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा तो आप मुझे मूंग दाल का हलवा बनाकर खिला दीजिएगा। वो मेरी फेवरेट डिश है। मंझले वाले अभी तक उसके हाथों के जादू में उलझे थे। मुझे पता होता तो मैं आज ही बना देती जीजा जी, पर कोई बात नहीं, मैं आपके आने पर जरूर बनाकर खिला दूंगी। वो धीरे से मुस्कुराती बोली थी, हाँ भाभी, अब जरा हम तीनों नंदों की सीख ले लीजिए। आप जरा रोहन की लगाम कसकर रखिएगा। इतने दिन तक बस अपनी मर्जी चलाता आया है, अब जरा आपकी मर्जी पर चल कर भी देख लेगा। मंझली वाली ननद हंसकर बोली तो रोहन गुस्से से उसे घूरने लगा था। रोहन जी खुद समझदार हैं दीदी, मैं इन्हें क्या कसकर रखूंगी। वो उदासी से बोली थी, क्या हुआ भाभी, कुछ बात है क्या? कहीं इन्होंने आपको डांट तो नहीं दिया? श्यामा मीना की उदासी पर सीरियस होती बोली थी। अब सब मीना को देखने लगे थे। रोहन तेज नज़रों से उसे घूरने लगा था। नहीं नहीं श्यामा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुझे क्या डांटेंगे भला। वो ज़बरदस्ती अपने होठों पर मुस्कान सजा ली। आप लोग जा रही हैं ना, इसीलिए मैं उदास हूँ। अभी कुछ दिन आप सब रहती तो बहुत अच्छा लगता। मुझे पहली बार इतने सारे लोग मिले हैं। बड़ी बहन की कमी हमेशा मुझे खलती थी। अब मेरे पास 2 बड़ी बहन और एक छोटी बहन है, पर आज आप तीनों मुझे छोड़कर जा रही हैं, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो मैं आप सबके बच्चों के साथ ठीक से खेली भी नहीं हूँ। अच्छा भाभी, अगली बार आती हूँ ना, तब आप दिन भर शैतानों के साथ खेलती रहिएगा। श्यामा बोलकर ठहाके लगाने लगी थी। उसे मीना के खेलने वाली बात पर बहुत हंसी आई थी। हंसी तो रोहन को भी आई थी, पर वो अपना मुंह घुमाकर हंसी रोक चुका था। भाभी, अपने पतियों के काम और बच्चों की पढ़ाई के कारण हम सब बहनों को वापस जाना पड़ रहा है।
वरना हम तो खुद अपने मायके से जाना नहीं चाहती हैं। हम तीनों बहनें एक दिन में ही जान गई हैं कि आप हम सबकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब हम सबको पूरा यकीन है आप इस घर माँ पापा और रोहन को अच्छे से संभाल लीजिएगा। आप उदास मत होइए, हम लोग आते जाते रहेंगे। आपके नंदोई सब बहुत दिनों से छुट्टी पर हैं। ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा है, इसीलिए हमारा जाना ज़रूरी है। आप हमें खुशी खुशी विदा कीजिए। जहाँ तक बातचीत की बात है, हम लोग फ़ोन पर रोज़ बात करेंगे, ठीक है? आप मुस्कुरा दीजिए, आपके प्यारे चेहरे पर हंसी अच्छी लगती है, आंसू नहीं। बड़ी ननद ने मीना को समझाते हुए गले से लगा लिया था। उफ, कितना नाटक करती है ये लड़की। रोहन जल भुन कर राख हो गया था। कुछ देर वो सब विदा हो गई थी। रोहन उन सबको स्टेशन छोड़ने गया था। रमाकांत जी और सीता अपने कमरे में बैठे बातें करने लगे थे। मीना सारा किचन समेट कर वहीं डाइनिंग हॉल में बैठ गई थी। अब घर में 4 प्राणी रह गए थे। मीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने माँ पापा की याद आने लगी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू? जाओ तुम भी कुछ देर आराम कर लो। सीता जी कुछ सामान लेने स्टोर रूम में जा रही थी। उसे चुपचाप बैठा देखकर पास आती बोली, माँ जी मैं सोच रही थी कि खाना बना लूँ। अरे अभी तो भरपेट नाश्ता किया है, अब भूख किसको लगेगी? तुम दोपहर में कुछ हल्का खाना बना लेना, तब जाकर आराम करो। प्यार से बोलती उसे उठा दी थी। कमरे में आते ही उसे रात की सारी बातें याद आने लगी थी। रोहन का दिया गिफ्ट अभी भी ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था। वो उत्सुकतावश उसे खोलने लगी थी। उसमें बेहद दिलकश डायमंड की अंगूठी, मैचिंग कान का टॉप्स और गले का नाजुक सा चेन भी था, जिसमें दिल आकार का एक लॉकेट लगा हुआ था। उसे गिफ्ट बहुत पसंद आया था। क्या होता अगर ये गिफ्ट आप खुद से पहना देते रोहन जी? वो उदास होकर सोचने लगी थी। फिर उठकर उसे अलमीरा में रख दी। रोहन उन लोगों को छोड़कर घर आ गया था। आते ही वो सीता जी के पास गया था। माँ, मेरी कल सुबह की मुंबई की फ़्लाइट है। तुमको जो भी सामान देना हो आज रात पैक कर देना। कुछ छूट जाता है तो बाद में कहती हो, पहले से नहीं बोलता हूँ। वो हंसकर बोलता उनके पास लेट गया था। इतनी जल्दी क्यों बेटा? कुछ दिन तो हम लोगों के साथ रहते, सब एक साथ ही चले जा रहे हो, घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। सीता जी उदासी से कहती हैं, क्या करूँ माँ, बॉस का मैसेज आया है। कल शाम में बहुत ज़रूरी मीटिंग है। एक विदेशी कंपनी है जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहती है। उसी प्रोजेक्ट को मुझे फाइनल करवाना है। अब अगर मैं नहीं गया तो बॉस नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बहू का भी टिकट बना लिया है ना? रमाकांत जी पूछने लगे थे। नहीं पापा, वो यहीं रहेगी, आप लोगों की सेवा करेगी। वो धीरे से कहता है, बेटा वो एक दिन की दुल्हन है, उसे छोड़कर जाओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। माँ, अगली बार आऊँगा तो उसे ले जाऊँगा, अभी तो टिकट मिलना मुश्किल है। बोलता वो उठ गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। मीना बेड पर सोई हुई थी। वो उसे अपलक देखने लगा था। लाल गोटेदार साड़ी, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, माथे पर बिंदी, होठों पर लाल लिपस्टिक और माथे में सिंदूर, जो उसके खूबसूरत चेहरे को बेहद दिलकश बना रहे थे। वो उसकी सुंदरता में डूबने लगा था। अचानक उसे हिलते देखकर वो होश में आया था। फिर वो वहाँ से हटकर टीवी का रिमोट लेकर बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया था। अब हटो यहाँ से, मैं सोऊंगा, जोर से बोलता वो अपनी मनपसंद चैनल लगाने लगा था। आप कब आए? वो हड़बड़ाहट उठ गई। अपने कपड़े ठीक करती वो खड़ी हो गई थी। मेरा घर है, जब मन करेगा तब आऊँगा, पर कल सुबह मैं वापस जा रहा हूँ, तब तुम चैन से सोती रहना। वो जलकर बोला और बिस्तर पर पैर फैलाकर लेट गया।
आप जा रहे हैं और मैं यहाँ अकेली रहूँगी। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। जुदाई के एहसास ने उसे बेहद दुखी कर दिया था। माँ पापा है ना यहाँ पर, तुम उनके साथ रहना। अब मेरे सर पर खड़ी मत रहो, जाकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। रोहन ने गुस्से से एक नज़र उसकी रोती सूरत पर डाला और अपनी बात बोलकर फिर टीवी देखने लगा था। मीना उसकी आंखों में देखती डर गई थी। कल तक जहाँ प्यार बसा था, आज गुस्से के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो उदासी से बाहर निकल गई थी। फिर उसने सीता जी से पूछकर सबकी पसंद का खाना बनाया था। सीता जी ने सबको एक साथ ही खाने के लिए बैठा लिया था। रोहन अपने माँ पापा से बातें करते हुए खाता रहा, पर मीना से खाया नहीं जा रहा था। वो थोड़ा सा खाकर हाथ रोक चुकी थी। सीता जी ने मीना के चेहरे पर फैली उदासी को बेहद करीब से महसूस किया था। खाना खाने के बाद रोहन आराम करने चला गया और वो अपनी सास के साथ घर को सेट करने में लग गई थी। उसकी शादी होने के बाद से पूरा घर उल्टा हुआ था। सीता जी ने उसे रोहन के पास जाने को कहा था। माँ जी, घर बहुत बिखरा है, मुझसे ये उल्टे सीधे सामान देखे नहीं जा रहे हैं। वो हंसकर बोली तो सीता जी चुप रह गई थी। शाम हो गई थी। रोहन अपने कमरे में तैयार हो रहा था। मीना को किचन में अभी कुछ और सेट करना बाकी था, तो वो उसी में व्यस्त थी। सीता देवी ने मीना को व्यस्त देखा तो रोहन के पास चली आई थी। बेटा, आज बहू को कहीं घुमाने ले जाओ, कल तो तू चला ही जाएगा, फिर बेचारी अकेली रह जाएगी। नहीं माँ, आज मेरी दोस्तों के साथ पार्टी है, उसे फिर कभी घुमा दूंगा। बेरुखी से बोलता वो बालों को सेट करने लगा था। उसी समय मीना चाय के लिए रोहन को पूछने कमरे में आ रही थी। वो उन दोनों की बातें सुनकर बाहर ही रुक गई। क्या हो गया है तुझे रोहन? पहले तो अपनी पसंद से लड़की ढूंढी, फिर शादी करने के लिए परेशान कर दिया, अब जब शादी हो गई है तो उसके साथ तू ऐसे पेश आ रहा है जैसे वो बिल्कुल अनजान हो तेरे लिए। तुझसे कहा था मैंने कि वो बहुत शांत और सीधे स्वभाव की लड़की है, तुझे पसंद नहीं आएगी, पर तुझे तो उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। तो क्या तुम्हारा पहली नज़र का प्यार मात्र इतने दिन का ही था? इतनी जल्दी सारा प्यार खत्म हो गया? मैं कल से देख रही हूँ वो बच्ची कितनी उदास है। कितनी बार पूछी क्या हुआ है, पर कुछ नहीं बताती है मुझे। उसके चेहरे पर नई शादी वाली कोई खुशी ही नज़र नहीं आ रही है। क्या कहा है तुमने उससे? वो नाराज़गी से बोलती थी। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसा सोच रही हो या जो तुम्हें दिख रहा है, सब तुम्हारी नज़रों का धोखा है। और हाँ माँ, तुम्हारी बहू इतनी भी सीधी सादी नहीं है जैसा तुमको दिख रही है। मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बोलता वो अपनी गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया था। मीना जल्दी से किचन में भाग गई थी। मैंने क्या गलती की है जो इन्हें मैं सीधी सादी नहीं लगती? मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई जिसकी सजा ये मुझे देने लगे हैं? किचन के कोने में छुपकर मीना खुद से बोलती रोने लगी थी। रोहन की बातों से उसके दिल को बहुत चोट पहुंची थी, पर अब मरहम लगाने वाला ही बदल गया था। वो कितनी देर तक रोती ही रही थी। वहाँ से गुजरती सीता जी को उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो धीरे से किचन के दरवाजे से झांकने लगी थी। मीना को इस तरह बिलखते देखकर वो कांप उठी थी। 2 दिन की दुल्हन फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें अपने बेटे पर बेहद गुस्सा आने लगा था। वो वहाँ से पलटकर अपने कमरे में चली गई थी। सुनिए जी, आप चुपचाप जाकर मुंबई की एक टिकट कटा लाइए। रोहन के मूड का मुझे पता नहीं चल रहा है। वो ना जाने किस बात पर बहू से नाराज़ है। अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, फिर उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें बहू को उसके साथ ही भेजना होगा। वो फैसला लेती रमाकांत जी से बोलती है। हाँ, ऐसा कुछ कुछ आभास तो मुझे भी हुआ था, पर मैं तो इसे उन दोनों की शर्म समझ रहा था। वो भी चिंतित होकर बोले थे। अब आपने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, बोलकर वो तैयार होने लगे थे।
रमाकांत जी के जाते ही सीता जी मीना के पास चली गई थी। वो सोफे पर लेटी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी। सीता जी को अपनी 2 दिन की नई नवेली बहू पर बेहद तरस आ रहा था। तो दोस्तों, क्या रोहन अपनी पत्नी को माफ़ कर देगा या फिर पूरी ज़िंदगी उसे यूं ही तड़पा तड़पा कर रखेगा? देखने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।